हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, एक टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक माइनर सा टॉपिक है स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। देखिए, पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको दो कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला आपके पास फंक्शंस और दूसरा है आपके फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जब भी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, 5 फंक्शंस आपने स्टडी किए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो स्टाफिंग है वो थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है आपके पास, जहाँ पे आपको आपकी कंपनी में लाइफ पुट इन करनी होती है आपकी वेरियस पोस्ट में। अब ये तो हो गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात। फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप वो अचीव कर पाएँ। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आपकी कंपनी में परफॉर्म की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं आपके फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में। अब टॉपिक है कि स्टाफिंग को हम लाइन एक्टिविटी कहें या आपके पास आपकी स्टाफ एक्टिविटी कहें। देखिए, स्टाफिंग जो है वो आपकी लाइन एक्टिविटी होती है। कब होती है आपके पास वो आपकी लाइन एक्टिविटी? जब आपके पास आप उसको एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। जब आपका एचआर मैनेजर, आपका पर्सनल मैनेजर आपके पास आपकी स्टाफिंग को एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है, जिसमें उसको लोगों को अपॉइंट करना है, तो उसके लिए वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, तो वो कहलाएगी आपके पास आपकी लाइन एक्टिविटी, स्टाफिंग एज लाइन एक्टिविटी। फिर हम बात करते हैं आपके पास स्टाफ एक्टिविटी की। तो जब आपका पर्सनल मैनेजर एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहा है, यानी कि आपके पास आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनको एडवाइस कर रहा है जाकर के, तो वो सारी चीज़ें जब आपके पास आपका पर्सनल मैनेजर करता है तो वो आपकी स्टाफ एक्टिविटी कहलाता है। तो जब एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाएगा एचआर मैनेजर का रोल, तो आपकी स्टाफिंग जो है वो आपकी लाइन एक्टिविटी कहलाती है। और जब आपके पास एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, यानी कि जब आपका एचआर मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट्स को जाकर के, दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को जाकर के एडवाइस करता है, तो वो आपके पास आपकी स्टाफ एक्टिविटी कहलाती है। ये तो हो गया इस टॉपिक की बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टाफिंग प्रोसेस, आपने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा। थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। इन 8 स्टेप में अब हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसेस, या 4 फंक्शंस परफॉर्म कर दिए गए हों केस स्टडी में। अब वो आपसे पूछेंगे बताइए कौन कौन से 4 फंक्शंस हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं या 4 स्टेप परफॉर्म किए जा चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन विल आस्क, बताइए बाकी के 4 फंक्शंस कौन से हैं जो और परफॉर्म करने हैं आपके एचआर मैनेजर को। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो आपके पास आपका जो स्टाफिंग प्रोसेस है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है, देखिए मीनिंग था स्टाफिंग का, इट रेफर्स टू फिलिंग द पोस्ट एंड कीपिंग देम फिल्ड, कि पोस्ट को फिल करना है और उनको फिल्ड अप किए हुए ही रखना है। तो आपके पास जो आपका फर्स्ट स्टेप है ये रहेगा एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट आपको है, उन सभी का एक एस्टिमेशन किया जाएगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पर्सनल की रिक्वायरमेंट है। वो सारी रिक्विजिशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से वो सभी मैनेजर्स आपके एचआर मैनेजर को सौंप देंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट। अब आपको नंबर तो पता चल गया, 100, 200, 1000, 2000, ये इतने एम्प्लॉयज़ की हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास आपने सुना होगा मेरे पापा को प्रमोशन हुआ है, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो चीज़ें क्या है, या मेरे पापा को या मेरे अंकल को टेम्पररी सेपरेशन किया गया है कंपनी से क्योंकि अभी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आप सुनते हैं। प्रमोशन और ट्रांसफ़र आपके लिए बहुत ही कॉमन वर्ड्स है।
तो ऐसे ही जब हम ये क्या है मैं अभी समझाऊंगी। रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को आपके पास इनवाइट करेंगे एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो आप लोगों को दो तरीके से अपॉइंट कर सकते हो, इंटरनल सोर्सेज से भी और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी। तो जो ये प्रमोशन और ट्रांसफर है ये इंटरनल जरिया है लोगों को अपॉइंट करने का, और बाहर जो आप एड वगैरह देंगे वो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। ये 6.2 है आपका, डिटेल में आप स्टडी करेंगे आपके रिक्रूटमेंट में। थर्ड स्टेप आता है सिलेक्शन, नेगेटिव प्रोसेस है। यहाँ पे आप स्क्रूटिनी करेंगे उन सभी लोगों की जिनके एप्लीकेशन आपके सेकंड स्टेप पे आई है। आप देखोगे कि रिक्वायरमेंट ये है, हम MBA के वो एम्प्लॉय चाहते हैं और यहाँ पे तो MBA इन HR और यहाँ पे तो MBA इन फिनेंस किया हुआ, तो ये तो हमारी ज़रूरत से मैच नहीं करता है, तो इस एप्लीकेंट को हटाइए, ये एप्लीकेशन से हमें मतलब नहीं है। तो सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं एप्लीकेशंस की, लोगों को आपके पास हम चेक करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों को मैच करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो आपके पास आपका सिलेक्शन स्टेप पे आता है। तो आपके पास एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, आपके पास आपका सिलेक्शन। फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की जब हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन आपके पास क्या होता है, प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लिया आपने बेस्ट कैंडिडेट को जो कि आपको रिक्वायर्ड था। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद आप उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को आपके पास आप अपनी कंपनी में लाएंगे, उसको उसकी जगह बताएंगे, कहाँ उसको बैठना है, कहाँ उसका ऑफिस होगा, किसको रिपोर्ट करना है। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाना आपके कंपनी के एम्प्लॉयज से, कंपनी की पॉलिसी से, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो आफ्टर सिलेक्शन, अब एक कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद आप उसको कंपनी में प्लेस करवाते हैं और उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कंपनी की सारी चीज़ों से। वो चीज़ हो गई, अब वो कंपनी में आपके पास आ गया है, अब आप उसको देंगे ट्रेनिंग। काम कैसे होता है आपकी कंपनी में, ये ट्रेनिंग स्टेप भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आपकी इसी यूनिट में। उसको आप ट्रेनिंग देते हो, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से उसका ऑलराउंड ग्रोथ करते हो। तो जो ऑलराउंड ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट कहलाती है। तो बंदा देखिए, पहले आपने नंबर आइडेंटिफाई किए कितने चाहिए, उसके लिए सोर्स ढूंढे कि हम विद इन कंपनी किसी को प्रमोट कर सकते हैं, इस पोस्ट पे हमें बाहर से लोगों को लाना है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, वो रिक्रूटमेंट का पार्ट। फिर बंदे को सेलेक्ट करना, फिर उसको आपके पास प्लेस करवाना, उसको इंट्रोड्यूस करवाना। अगर पुराना ही बंदा है तो ऑब्वियस सी बात है, बस आप उसको काम वगैरह समझा देंगे, कंपनी के लोगों को वो जानता होगा। नया इंसान आएगा तो उसको प्लेस करवाने के बाद आप उसको सभी से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हो। अगर लगता है उसमें बहुत कैलिबर है तो उसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर भी करते हो। और फिर आप उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसने काम कैसा किया है, उसके जो वर्क एनालिसिस है, उसने अप टू द मार्क किया है या नहीं किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है या स्टैंडर्ड से नीचे की परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके इंसेंटिव्स को डिसाइड करता है, आपके बोनस को डिसाइड करता है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय ने की होगी उसको उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं सैलरी इंक्रीमेंट होने के। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल है, या आप हायर क्लासेस में जाकर के डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, अच्छा काम करता जाएगा कोई, परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये चीज़ चेक कर ली HR मैनेजर ने, तो उसके लिए फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी कि उसको हायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हायर रैंक देना है या नहीं देना है कंपनी में, तो वो प्रमोट होता है, उसको हम प्रमोशन देते हैं। और उसके साथ साथ उसका करियर पाथ, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास डिज़ाइन की जाती है। करियर प्लानिंग का मतलब होता है जॉब पे नहीं स्टक होना है आपको, एक सिंगल एस्पेक्ट पे नहीं स्टक होना है, आपको बढ़ते जाना है सीढ़ी दर सीढ़ी। तो वो जो सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं वो चीज़ क्या है, आपका करियर पाथ। तो वो आप करियर प्लानिंग करेंगे आपके पास अपने अकॉर्डिंगली, आपका HR मैनेजर डिसाइड करेगा आपकी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ बाकी सभी मैनेजर से डिस्कस करके। देखिए HR मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल है, बट सारी पावर उसके हाथ में नहीं होती है। वो आपके कंसर्न बॉस से, कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड से भी चीज़ें डिस्कस करता है आपके बारे में कि आप काम एक्चुअली में कर कैसा है, कितनी लीव्स आपने लिए हैं, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, बाकी सबके साथ आपका टर्म्स एंड कंडीशंस कैसा है। तो HR मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सारी चीज़ों में, और ड्यूटीज़ आपने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ी हैं। तो प्रमोशन और करियर प्लानिंग हो गया। अब लास्ट पॉइंट आता है कंपनसेशन। भाई सबको इससे मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर में, ये है तो आप आओगे काम पे, ये नहीं है तो आप नहीं आओगे काम पे।
तो कंपनसेशन, अब कंपनसेशन दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट आपके पास आपका पैसे फॉर्म में दे देना, और एक होता है इनडायरेक्ट पेमेंट्स, जैसे बुक दे दिया, घर दे दिया, फोन दे दिया, कार की फैसिलिटी दे दी। तो एक तो आपकी सैलरी बढ़ा देना और एक आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो आपकी मॉनेटरी बेनिफिट्स में टाइम बेस्ड कि एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देना, क्वार्टरली, वीकली, मंथली, डेली, 6 मंथली, बाई मंथली, जो भी बनता है। दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड कि जितना अच्छा आप काम करोगे, जितनी ज़्यादा यूनिट बनाओगे, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो ये तो है मॉनेटरी बेनिफिट्स। और आपके इनडायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं आपको फैसिलिटीज़, आपके पॉक्विजिट्स, आपकी फैसिलिटीज़ जो आपको आपकी कंपनी देती है। ये दोनों भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आपकी मोटिवेशन चैप्टर में। तो आपने स्टाफिंग प्रोसेस में 8 स्टेप्स जाने हैं। ये 8 स्टेप्स आपसे सिक्वेंशली तो आपको याद करने ही हैं। केस स्टडी में दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, या तो जो परफॉर्म हो चुके हैं वो बताइए, या जो परफॉर्म हो चुके हैं उनके बाद के स्टेप बताइए, या कोई पर्टिकुलर स्टेप परफॉर्म किया गया है वो आपको उस केस स्टडी से आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक आज हम रखते हैं। थैंक यू।